सन 2007 कैलिफोर्निया में एक 40 साल का आदमी अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है। वो अरबपति है, वो पेपैल बना चुका है, वो फेसबुक का पहला एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी है, वो सिलिकॉन वैली के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है। और उस सुबह एक छोटी सी मीडिया वेबसाइट गॉकर ने उसके बारे में एक खबर छाप दी। उसकी जिंदगी की सबसे निजी, सबसे पर्सनल डिटेल जो वो खुद दुनिया को शायद अपनी मर्जी से बताना चाहता था या शायद कभी नहीं बताना चाहता था। उसे लगा कि उसका ये फैसला उससे छीन लिया गया है सरेआम। अब ज्यादातर लोग ऐसे मौके पर क्या करते? गुस्सा करते, एक बयान देते, एक मुकदमे की धमकी देते, शोर करते और वक्त के साथ साथ भूल जाते। लेकिन ये आदमी ये कभी नहीं भूला। उसने कोई बयान नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी, वो बिल्कुल खामोश रहा। और ये खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वो भूला नहीं था, वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। उस दिन उस आदमी ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो आने वाले बरसों में सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल देने वाला था। आपकी जिंदगी भी, मेरी जिंदगी भी। उस आदमी का नाम है पीटर थील। Should the human race survive? Yes. Okay. But और ये कहानी उस जख्म की कहानी है जिससे एक ऐसी आंख ने जन्म लिया जो आज आपको, मुझे, हम सबको देख रही है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। उस जख्म को समझने के लिए पहले उस आदमी को समझना पड़ेगा क्योंकि पीटर थील कोई आम अरबपति नहीं है। वो सन 1967 में जर्मनी में पैदा हुआ और बचपन से ही अनयूजुअली ज़हीन रहा है। शतरंज का ऐसा खिलाड़ी कि अमेरिका के टॉप रैंक्स तक पहुंचा। स्टैनफोर्ड से पहले उसने फिलॉसफी पढ़ी, फिर लॉ पढ़ा। यानी महज एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक सूडो फिलोसोफर भी है जो अपने हर काम के पीछे एक सोच रखता है। और उसकी सोच शुरू कहां से होती है? जहां शायद एक आम आदमी सोचना बंद कर देता है और एक आम आदमी की सोच से बड़ी मुख्तलिफ उसकी अप्रोच है। जब वो नौजवान था तब उसने एक मजमून लिखा और ये मजमून द एजुकेशन ऑफ लिबर्टेरियन में छपा। उसमें पीटर थील के अपने अल्फाज हैं कि मैं ये नहीं मानता कि आज़ादी और जमहूरियत एक साथ चल सकती है। अब जरा गौर करें कि दुनिया के सबसे बड़े टेक एंटरप्रेन्योर्स में से एक और क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जमहूरियत पर यकीन नहीं रखता कि आम लोगों का अपनी हुकूमत चुनना उसके नजदीक आज़ादी के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और सन 1998 में उसने पेपैल बनाया और उस पेपैल को बनाने के पीछे भी उसका एक यही ख्वाब था कि ऐसा पैसा जो हुकूमतों के कंट्रोल से बाहर हो। सन 2002 में ईबे ने पेपैल को खरीद लिया और पीटर थील को उसके एवज करोड़ों डॉलर्स मिले। वो अमीर हो चुका था, वो ताकतवर हो चुका था। लेकिन सन 2007 में उस छोटी सी वेबसाइट ने उसे याद दिलाया कि वो कितना भी दौलतमंद हो जाए वो कभी महफूज नहीं होगा। कोई भी उसके बारे में कुछ भी जान सकता है, कुछ भी छाप सकता है, कुछ भी कह सकता है और वो उसको रोक नहीं सकता। एक ऐसे आदमी के लिए जो कंट्रोल से मोहब्बत करता हो, इससे बड़ा जख्म क्या हो सकता है? और इस जख्म का जवाब उसने दो तरीकों से दिया। पहला एक हिडन तरीका और दूसरा एक ऐसा तरीका जो इस दुनिया को ही बदल कर रख दे। पहले बात करते हैं उस हिडन जवाब के बारे में क्योंकि वो इस आदमी की शख्सियत के बारे में, इसके चेहरे के बारे में उसकी एक झलक आपको दिखाता है। उस खबर के बाद पीटर थील खामोश नहीं रहा। वो चुप जरूर था लेकिन वो अपने काम पर लगा रहा। उसने एक टीम तरतीब दी, उसने बरसों इंतजार किया। उस वेबसाइट गॉकर के खिलाफ वो एक ऐसे मौके की तलाश में था, एक ऐसे मुकदमे की तलाश में था जो उसे तबाहो बर्बाद करके रख दे। और फिर वो मौका आया। एक मशहूर रेसलर हल्क हॉगन का गॉकर के खिलाफ एक मुकदमा था।
पीटर थिल ने इस मौके का इस्तेमाल किया। पीटर थिल ने चुपके से उस मुकदमे की पूरी फंडिंग की जिम्मेदारी खुद ले ली। उसने अपने वकील इस काम पर लगा दिए। उसने लगभग $1 करोड़ उस मुकदमे पर खर्च किए और किसी को कानों कान ये पता ना चला कि इस पूरे मुकदमे के पीछे, इसकी फंडिंग के पीछे पीटर थिल का हाथ है। और फिर उस मुकदमे में हल्क हॉगन वर्सेस गॉकर अदालत का फैसला आया। गॉकर के खिलाफ $14 करोड़ का हर्जाना। उस एक फैसले ने गॉकर की कमर तोड़ दी। इतना पुराना, इतना मशहूर मीडिया का ये इदारा एक ही रात में तबाह बर्बाद हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया और उसका वजूद मिट गया। और जब ये राज खुला कि इस पूरे मंसूबे के पीछे पीटर थिल का हाथ है, तो दुनिया को उस आदमी की असल फितरत का अंदाजा हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गॉकर के इस लॉ सूट के बाद, यानी गॉकर के तबाह हो जाने के बाद, एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीटर थिल से इस वाकये के बारे में पूछा। तो पता है पीटर थिल ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसको बदलने की नहीं, मैं इसको डेटरेंस की सूरत समझता हूं। डेटरेंस यानी एक ऐसी मिसाल कायम करना कि आइंदा कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश ना करे, गौर करे। उसने बदला नहीं लिया, उसने एक पैगाम दिया है पूरी दुनिया को। गॉकर जैसी एक छोटी सी वेबसाइट को मिटाना, ये पीटर थिल के लिए एक बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि वो उस वक्त तक एक ऐसी चीज बना चुका था जो गॉकर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थी। एक ऐसी चीज जो किसी भी वेबसाइट को नहीं बल्कि हर इंसान को देख सकती थी। और ये शायद पीटर थिल का उस 2007 के जख्म को दूसरा जवाब था। जब आप किसी चीज से डर जाते तब इंसान की फितरत है कि वो उस पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। पीटर थिल उस बात से डरा था क्योंकि उसको ये लगा कि शायद दुनिया उसके बारे में जब कुछ जानना चाहे तो वो जान सकती है। जैसे गॉकर ने उसके बारे में जो खबर छापी, उसने पीटर थिल को हिलाकर रख दिया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि गॉकर ने ऐसा क्या लिखा था कि पीटर थिल हिलकर रह गया। गॉकर ने पीटर थिल के बारे में यह लिखा था कि पीटर थिल एक टेक बिलियनर है, एक अमीर आदमी है, एक ताकतवर आदमी है, लेकिन ये आदमी गे है। और इस खबर के बारे में पीटर थिल इसलिए हिल गया कि उसको लगा कि ये मेरी खबर थी, ये अगर किसी के हाथ आ सकती है तो मेरी जिंदगी किसी के सामने भी एक्सपोज हो सकती है। तो उसने फैसला किया कि अब वो हर इंसान के बारे में सब कुछ जानेगा। और 2003 में उसने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम उसने रखा पैलेंटीर। अब पैलेंटीर के नाम से इस आदमी के अंदर छुपी हुई सोच का अंदाजा लगाएं। ये नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी से आता है। पैलेंटीर, उसमें एक जादुई पत्थर है, एक आंख कि जिसमें देखकर आप दूर के लोगों को, दूर की जगहों को देख सकते हैं। लेकिन उस कहानी में एक वार्निंग भी है जो शायद पीटर थिल ने इग्नोर कर दी। वो वार्निंग ये है कि जो भी उस पत्थर में झांकता है वो आहिस्ता आहिस्ता उस डार्कनेस के काबू में आ जाता है जो दूसरी तरफ बैठी उसे वापस देख रही होती है। पीटर थिल ने अपनी इस कंपनी का नाम बहुत सोच समझ कर रखा, सब देखने वाली आंख रखा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसका ऐलान था। और पैलेंटीर जैसी आंख को बनाने में उसकी मदद किसने की? जब आप ये सुनेंगे तब आप हैरान हो जाएंगे कि पैलेंटीर का पहला बड़ा इन्वेस्टर CIA का अपना वेंचर फंड था। यानी दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी इदारा इस आंख की पैदाइश के वक्त, इस कंपनी की फाउंडेशन के वक्त उसके साथ खड़ा था। और ये आंख करती क्या है? वो आपकी बिखरी हुई जिंदगी को, आपके बैंक अकाउंट, आपके फोन के रिकॉर्ड्स, आपकी लोकेशन, आपकी परचेजिंग, आपकी खरीदारी, आपके कैमरा, आपके रिकॉर्ड, सबको एक जगह जोड़ती है और उससे एक मुकम्मल एक जाल, एक नेट बनाती है और वो आपकी मुकम्मल तस्वीर खींचती है, जिसकी वजह से वो ये जान लेती है कि आप किस वक्त कहाँ थे, आप किससे मिल रहे थे, क्या सोच रहे थे। और सबसे खतरनाक बात कि वो प्रिडिक्ट करती है और अंदाजा लगाती है कि आइंदा आप क्या करने वाले। वो जख्म जो एक वेबसाइट ने पीटर थिल को दिया था
कि तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ भी जान सकता है, पीटर थील ने उसका जवाब उस जख्म को पूरी दुनिया पर उलट दिया और वो हर किसी के बारे में सब कुछ जान सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस तरह की आंख बनती है, पैलेंटियर का सॉफ्टवेयर बनता है, तो वो किसी कमरे में तो कैद रहता नहीं है, वो बिकता है, उसका एक्सेस बिकता है और जो उसे खरीदते हैं वो उस ताकत को आम लोगों पर आजमाते हैं। न्यू ऑर्लिन्स के गरीब इलाके में पैलेंटियर ने पुलिस के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया, इतना खुफिया कि उस शहर के अपने मुंतखब काउंसिल के नुमाइंदों को भी इसकी खबर नहीं थी। उस प्रोग्राम ने एक लिस्ट बनाई, आम शहरियों की लिस्ट जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन मशीन के मुताबिक वो आइंदा जुर्म कर सकते हैं। जरा सोचें कि आपका नाम एक लिस्ट में है एक ऐसे जुर्म के लिए जो आपने कभी किया भी नहीं है। लॉस एंजलिस में पुलिस ने इसी निजाम से लोगों को खतरे के निशान देने शुरू किए, उनको नंबर्स अलॉट करने शुरू किए और रिसर्च ने दिखाया कि वो नंबर गैर मुतनासिब तौर पर उन्हीं लोगों पर गिरे जो पहले से कमजोर थे, यानी अफ्रीकन अमेरिकन, सिया फार्म लोग, गरीब लोग। मशीन ने इंसाफ नहीं किया, उसने एक पुराने तासुब को एक साइंस की शक्ल में वापस दोहरा दिया। इसीलिए मैं इस साइंटिज्म के खिलाफ हूं जहां पर विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी प्रूफ एंड विदाउट एनी रिसर्च हम मशीन की बताई गई, साइंस की बताई गई हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। और फिर ये आंख, ये पैलेंटियर इमिग्रेशन की तरफ मुड़ा। पिछली एक दिहाई से पैलेंटियर ने अमेरिका में लोगों को ढूंढ कर पकड़ने में आइस की मदद की। उसने ऐसे प्रोफाइल्स बनाए हैं कि जिनमें लोगों की पर्सनल डिटेल्स हुकूमत की फाइलों से चुराकर एक जगह जोड़ी गई हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसे निजाम में जो लोगों के इवन हेल्थ के रिकॉर्ड्स तक इस्तेमाल करता है ताकि उन लोगों को ढूंढा जा सके। सोचें कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के साथ आप अपनी सबसे ज्यादा पर्सनल बात करते हैं, इतने भरोसे के साथ कि वो आपके डेटा को महफूज रखेगा, लेकिन उस भरोसे को भी पैलेंटियर ने तोड़ दिया। लेकिन इस आंख का सबसे तारीख रूप तब सामने आता है जब ये डेटा फौज के हाथ में आ जाता है, क्योंकि जब तक ये सिर्फ देख रहा था तब तक कहानी और थी। पैलेंटियर के अपने सीईओ एलेक्स कार्प ने इस पर फख्र करते हुए कहा है कि हमारा सॉफ्टवेयर कभी कभी लोगों को मारने के काम भी आता है, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी पैलेंटियर का सॉफ्टवेयर इसराइल यानी फेक स्टेट जैसे मुल्कों को एक ऐसा निजाम देता है जहां वो खुद एआई किल चेन चलाते हैं, एक मशीन जो डेटा देखकर फैसले करती है कि ड्रोन और बॉम्ब का निशाना कौन बनेगा, और वो निशाने गज्जा जैसे इलाकों में बच्चों को बनाया गया, मासूम औरतों को बनाया गया, जवानों को बनाया गया है, और ये सॉफ्टवेयर फैसला ही करता है कि अगला निशाना कौन होगा। यानी जो आंख एक तरफ आपको देख रही है, वही आंख दूसरी तरफ निशाना बनाती है, और दोनों का मालिक एक ही आदमी है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसे आदमी की कहानी है जो ताकत, कंट्रोल और बदले से मोहब्बत करता है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि पीटर थील जो चाहता है वो एक अरबपति की आम ख्वाहिश नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पीटर थील मौत को भी हराना चाहता है, और ये बात फिगरेटिव नहीं है। पीटर थील उन लोगों में से है जो हमेशा की जिंदगी पर यकीन रखते हैं, इमॉर्टैलिटी चाहते हैं और उस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च करते हैं। वो अपने जिस्म को हमेशा जवान रखने के एक्सपेरिमेंट्स फंड करता है। वो मौत को कबूल नहीं करना चाहता, वो उसे एक मसला समझता है और उसका हल तलाश करना चाहता है। उसने अपने मुताद्दिद इंटरव्यूज में कई बार ये बात कही है कि मैं मौत के खिलाफ हूं, मैं इसके अगेंस्ट काम करता हूं, और ये कोई नई बात नहीं है। पीटर थील इस दुनिया के कवानीन से भी भागना चाहता है। उसने सी स्टेडिंग की फंडिंग की है, यानी समंदर में किसी मुल्क की हद से बाहर अपनी अलग बस्तियां बनाने का एक मंसूबा, जहां कोई हुकूमत, कोई कानून उस पर लागू ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां वो खुद अपने फैसले करे और उसका हर फैसला
एक आखिरी फैसला हो। और ये एक अहम बात है कि आपको पता है कि आजकल पीटर थील किस बारे में मशहूर है। वो बार बार किस मौजू पर घंटों लेक्चर्स देता है, घंटों बात करता है। वो बात करता है एंटी क्राइस्ट पर, उस आखिरी जमाने की बुराई पर। एक आदमी जो सब पर सर्वेलेंस रखना चाहता है, जो मौत को हराना चाहता है, जो कानून से बालातर होना चाहता है और जो जमहूरियत पर यकीन नहीं रखता, वो बार बार सिर्फ एक मौजू की तरफ ही क्यों झुकता है? क्योंकि ये चार ख्वाहिशें कि सबको देखना, मौत को हराना, कानून से बालातर हो जाना और बाकी सब पर हुक्मरानी करना, ये कोई नई ख्वाहिशें नहीं है। हर आसमानी किताब ने ये सिफात सिर्फ एक हस्ती के साथ मंसूब की है और वो हस्ती खालिक नहीं है, वो उसके खिलाफ उठने वाली दुनिया की सबसे पहली बगावत है। जब एक इंसान ये सारी ख्वाहिशें अपने अंदर जमा करता है तो वो कोई नई चीज नहीं बना रहा है, वो उन सबसे पुरानी कहानी को एक बार फिर दोहरा रहा है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। सो अब वापस चलते हैं वहीं जहां से इस कहानी को मैंने शुरू किया था, यानी 2007 में। वो आदमी जो अपनी स्क्रीन के सामने बैठा गॉकर की खबर पढ़ रहा था, उसे एक लम्हे में उसे महसूस हुआ कि वो देखा जा रहा है। उसे अपनी बेबसी महसूस हुई और उस एक एहसास ने उसे इतना खौफजदा कर दिया कि उसने अपनी बाकी जिंदगी एक ऐसी मशीन बनाने में लगा दी जो फिर कभी किसी को उस पर यह ताकत ना दे। उसने फैसला किया कि अब वो कमजोर नहीं, अब वो सबसे ज्यादा देखने वाला, सबकी सर्वेलेंस करने वाला बनेगा। पीटर थील की कहानी एक अरबपति की कहानी नहीं है, ये उस सबसे पुराने धोखे की कहानी है कि इंसान अपनी ताकत से खुदा बन सकता है, सब देख सकता है, मौत को हरा सकता है, सब पर हुक्मरानी कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि ये सारी सिफात सिर्फ एक जात की है और जो इंसान इन सिफात को मांगता है वो ताकतवर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस दुनिया में आपको चाहे कोई भी देख ले, एक वो जात है जो हमेशा आपके साथ है, जो हमेशा आपके हक में इंसाफ करेगा, और यही इस दौर का सबसे बड़ा सुकून है।